अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें दावत दी। तो आपका ये कमरा बहुत खूबसूरत है। इसकी सजावट और इसकी डेकोरेशन में आपका कितना हाथ है और आपकी कितनी दिलचस्पियां हैं। और ये देखिए नाजरीन, इनकी किताबें हैं, ये इनका टेबल है जो कि यहाँ से तख्लीक होती हैं। इनकी कहानियाँ, इनके अफसाने और इनके बहुत ही नायाब जो हम नावल पढ़ते रहे हैं, ये वो टेबल है और ये वो चेयर है जिस पर आगा साहब तशरीफ़ फरमा होकर लिखते हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, ये उनका एक खूबसूरत सा पेन, और ये मेरे ख्याल कुछ भी लिख भी रहे हैं। तमीज़ ना बांधने दी इतने तकल्लुफ़ात, ये यकीनन कोई काम कर रहे हैं। तो ये देखिए आगा गुल साहब जिन पेनों से लिखते हैं वो ये पेन है, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही मुतबारक पेन है। इन पेनों को तो हमने अपने अदबी खानों में सजा के रखना है। तो आइए आगा गुल के साथ डायरेक्ट बात करते हैं। जी आगा साहब। बड़ी मेहरबानी शेख साहब, आप तशरीफ़ लाएँ। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आप आए और आप तशरीफ़ लाए। और आप चूँकि ख़ुद भी राइटर हैं, अदीब हैं, माशाल्लाह सहाफ़ी भी हैं, आप तो एक हमागीर शख्सियत, तो आप चीज़ों को ज़्यादा महसूस करते हैं, ज़्यादा आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपकी एक एस्थेटिक सेंस है जिसके बायस आप उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आगा साहब, बलूचिस्तान में अफसाने की जो अरूज था और फिर आपने ज़वाल भी देखा, और इन दो कैफियत के दरमियान इस वक्त हमारा अफसाना कहाँ है? बलूचिस्तान में अफसाना 1920 से शुरू का था। हमारे यूसुफ मक्सी, नवाब यूसुफ खान मक्सी, वो लेफ्टिस्ट भी थे, वो प्रोग्रेसिव भी थे और रेडिकल भी थे। मतलब एक उनकी शख्सियत काबिल तारीफ़ है। मैंने एक किताब उनके नाम की है, रानी, जो मेरा अफसानी मजमूआ है। दरअसल ये वो जबर की वजह से ना लिखने की आज़ादी नहीं थी। पहले मोहल्ले मोहल्ले लाइब्रेरियाँ थी, लोग किताबें पढ़ते थे, लेकिन जब जनरल से आकर दौर आया, उस वक्त जब रियासत ने अदब में मुदाखलत की, उसकी वजह से एक ऐसा अदब उन्होंने क्रिएट किया तो लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, और वो जो कहना चाहते थे वो कह नहीं सकते थे। मुझे मेरे सीनियर अफसाना निगार हैं नसीम दुरानी, उन्होंने बताया कि जब सीप छपने के लिए तैयार होता था तो सरकारी एहलकार आते थे, वो अफसाने देखते थे, ये छापें, ये ना छापें, ये काट दें। तो आप देखेंगे जब सरकारी एहलकार हमसे डिक्टेट करवाते हैं अफसाने और नावल, तो अदबी रिसाले, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसका वही नतीजा है जो आज है। आप देखें यूरोप में 1 लाख किताब का बिकना कोई हैरत की बात नहीं है। 1 मिलियन लव स्टोरी 1 करोड़ 20 लाख जिल्दें बिके, जबकि हमारा आप देखें कि किताबें, हमारी 24 करोड़ हमारी आबादी है। हमारी किताबें 1,000 छपती थी, वो 1,000 से 300 पर आ गई हैं। सही। तो और ये है कि किताब पर टैक्स, कागज़ पर टैक्स, प्रिंटिंग पर टैक्स, रॉ मटेरियल, मतलब टैक्स है। वो किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि, और ये मैंने लिखा था, अब अरे मैं कोयटे का राइटर हूँ, मेरा कौन पढ़ेगा वो, तो मैंने अमेरिका को भी लिखा था। मैंने कहा आप ड्रोन अटैक क्यों करते हैं? कुछ नहीं होगा ड्रोन से। आप टैगोर कहे कि ठोकर ज़मीन से गर्द पैदा करती है, अनाज नहीं पैदा कर सकती। मैंने कहा ड्रोन अटैक की वजह किताबें फेंके माशरे पर, वाह, लोग मोहब्बत करेंगे। क्या बात, लिटरेचर करीब बहुत खूब, लाता है दिलों को, हमेशा बहुत खूब, बहुत खूब। नज़रियात और अकीदे ये इंसानों को तकसीम करते हैं। अदब, शायरी भी उसी का ज़्यादा हिस्सा है, और फिक्शन, नॉन फिक्शन, वो इंसानों को करीब लाते हैं, उनमें कोई वो फासला नहीं होता, उनको करीब लाते हैं वो। तो वो आप कह रहे हैं ना, किताबों को प्रमोट करें। अगर साहब, एक ज़मनी सवाल ये बनता है कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त अफसाना लिखा जा रहा है, आप समझते हैं इन फ्यूचर ये अफसाने हमारी अदबी तारीख़ का हिस्सा बनेंगे, या आप पुरुमीद हैं आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में आपकी सतह का कोई अफसाना निगार पैदा हो सकता है? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ अफसाने बहुत कम लिखे जा रहे हैं, बल्कि हैं नहीं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। तो आप इन फ्यूचर क्या देखते हैं बलूचिस्तान में उर्दू अदब का मुस्तकबिल और अफसाना निगारी के हवाले से? शेख साहब, ये था कि जब अमेरिका को आज़ाद हुए 100 बरस हो चुके थे, तो वहाँ सिविल वॉर शुरू हो गई, अमेरिकन सिविल वॉर। कौमों की तारीख़ में इनकलाब फ़रांस भी आता है, बाल्शविक भी आता है, और चीज़ें ठीक होती हैं। अब इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी मुख्तलिफ जो तब्दीलियाँ से गुज़र कर एक ताकतवर मुल्क होगा और एक मजबूत मुल्क होगा, इकनॉमिकली, लिटरेचर के लिहाज से,
پاکستانی ادب کریٹ نہیں ہو گیا، کیونکہ سرکار نے نا لوگوں کو شادی پر لگا دیا. پہلے انہوں نے رائٹرز گلڈ بنایا، پھر ادبیات بنایا، جی پھر ہمارے اس قسم کے لوگ تھے تو قدرت اللہ شہاب جیسے جو سرکاری اہلکار تھے وہ چاہتے تھے کہ ادیبوں کے منہ میں لگام رکھی جائے. تو ظاہر ہے جب آپ پابندیاں لگاتے ہیں کہ جو آپ کی پسند کا لکھے گا اسے انعامات ملیں گے، تمغہ امتیاز، چین کا دورہ، واہ گرانٹ، بالکل علاج کے پیسے، اور ادبیات اور اکیڈمیوں کے نام پر کروڑوں روپے دیتے ہیں، کہ وہ ظاہر ہے جو کروڑوں روپیہ لے گا وہ بیچارہ بولے گا کیسے؟ کیا بات ہے. تو اس کا قلم جو ہے، اب ہمارے پاس ادیب ہیں جو ہے بکے ہوئے قلم والے اور کٹی ہوئی زبان والے، تو وہ آہا کیا کیا لکھیں گے؟ بات ہے. لیکن اس فیز سے انشاءاللہ ہم نکل آئیں گے. نکل آپ آئے. نے دیکھا مرزا غالب نے جو خطوط میں لکھا کہ جی وہ ایک ایک درخت پر ایک ایک مسلمانوں کو پھانسیوں پر لگایا ہے، وہ بھی تو دور آیا تھا. تو کوئی بات نہیں، ہم اسے گزر جائیں گے، انشاءاللہ نکل آئیں گے. انشاءاللہ. لیکن یہ کہ جیسے ہمارا سرکاری جو ٹی وی ہے یہ شادی کھیل رہے ہیں. یعنی اگر آپ شادی اور محبت پر لکھیں تو پوری آزادی ہے. پورا پاکستان کا ٹی وی بہت اچھا، شادی دے، وہ بہت لگتا ہے شادی دفتر ہے وہ، واہ. یا شادی ہال ہے، جس پر ہم پاکستان کا مسئلہ شادی نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ آبادی ہے. یہ ریاست پینے کا پانی نہیں دے سکتی، دیکھیں نا جو بنیادی پروٹیکشن نہیں دیتی، بجا فرمایا. تو بچوں کو تعلیم نہیں دیتی. اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں کہ ہم معیاری تعلیم دیں گے اور مفت تعلیم دیں گے، لیکن انہوں نے پرائیویٹ اس کو بھی کمرشل کر دیا. اب وہ بڑا مشہور جو فقرہ ہے تو اس میں اس نے کہا کہ تھا نا کہ جناب یہ ایسا نہ کہ پانی بھی بیچیں، یہ ہوا بھی بیچیں، تو ان کو جو ہے گریجول آپ وہ چیز دیں. تو ایسے طبقات آ گئے، ایسے لوگ آ گئے جو ہمارے ملک سے وفادار نہیں ہیں. وہ دو شہریتیں ان کے پاس،